नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। ये कैसे काम करते हैं, क्या इन्हें लेना सेफ है, इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है और क्या महामारी की तीसरी वेव सच में आने वाली है। ऐसी बातें और बहुत सारी बातें इस वीडियो में। लेकिन इसके शुरुआत में ही मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक रिसर्चर हूं। मैंने नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे से पीएचडी की है और अभी यूएसए के एक अस्पताल में इन्फेक्शियस डिजीज और वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम करता हूं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस का फोटो तो आपने कई बार देखा होगा पिछले एक साल में। वो एक गोला है जिसके ऊपर छोटे छोटे सींग लगे हुए हैं। ये सींग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सींग मदद करते हैं कोरोना वायरस को हमारी बॉडी से अटैच होने। इन सींग के सहारे ही हमारी बॉडी के सेल्स कोशिकाओं से अटैच हो जाता है और फिर एक मैसेज हमारे सेल्स कोशिकाओं में डाल देता है। जब हमारे जो कोशिकाएं हैं उनमें प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी है वो यहाँ उसे देखती है, तो वो इस मैसेज को पढ़ने के लिए ओपन करती है और जैसे ही वो ओपन करती हैं, काबूम, कोरोना वायरस अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। इस मिसरीड की वजह से हमारी बॉडी कोरोना वायरस बनाने लग जाती है और ये वायरस एक सेल से दूसरे सेल में फैलता जाता है। इस महामारी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास कोई सटीक इलाज नहीं। सटीक इलाज का मतलब है कि हमारे पास ऐसा कोई भी दवाई नहीं है जो सीधा सीधा इस वायरस को मार दे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी खुद की बॉडी इस काबिल है कि वो इस वायरस को मार सकती है और इसी वजह से हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग बिना किसी दवाई के भी इस महामारी से लड़के जीत के और कोरोना वायरस को हरा पाते हैं। अब जो ये वैक्सीन होती हैं ये इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती हैं हमारी जो बॉडी है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो ये वैक्सीन जो है ये बेसिकली हम एक पुतला देते हैं अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करने के लिए। ये बॉडी प्रैक्टिस करती है, सीखती है कि लड़ना कैसे। जब वो ये सीख जाती है तो जब असली कोरोना वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये हमारी बॉडी को के लिए आसान हो जाता है उससे लड़ना और उसे खत्म कर देना। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये क्षमता आने लग जाती है कि वो इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैसेज, तो ये मैसेज जो कोरोना वायरस देता है ये मैसेज पूरा ना होके अगर सिर्फ उसके सींग का मैसेज है तो इसे हम कहेंगे मॉडर्ना या फाइजर वैक्सीन। उसी तरह से एक कमज़ोर वायरस पे जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है उसके ऊपर कोरोना वायरस के ये सींग लगे हुए हों तो इस तरह की वैक्सीन होगी कोविशील्ड, स्पुतनिक, जॉनसन एंड जॉनसन। इसके अलावा एक मरा हुआ बहुत ही कमजोर वायरस जो कि रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, कोरोना वायरस, ये होगी हमारी कोवैक्सीन। तो जब ये हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी को ये अनजान वायरस की तरह से ट्रीट करती है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप करती है जो कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद करता है। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या ये वैक्सीन सेफ है। ये सवाल अगर कुछ महीनों पहले पूछा गया होता तो शायद हमारे पास इतना अच्छा डेटा नहीं होता, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि लगभग 40 करोड़ लोगों को डबल डोज इनमें से किसी न किसी वैक्सीन का लग चुका है और लगभग 100 करोड़ लोगों को एक डोज लग चुका है। इसका मतलब ये होता है कि लगभग हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और इस डेटा को रियल टाइम कलेक्ट किया गया है विभिन्न संस्थाओं द्वारा और उससे हमें ये पता चलता है कि ये बहुत सेफ है। सिर्फ वैक्सीन से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा प्रमाण हो सकता है कि अगर हम ये देखें कि किसी भी देश में सबसे कीमती जान कौन सी होती है, तो इस सवाल का जवाब बहुत
मुश्किल नहीं है। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश में उस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उस देश के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जान की कीमत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन खुद टेलीविजन पे आके लगाई है, उन्हीं की तरह बहुत सारे देशों के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उन्होंने ये वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। ये एक तरह से विश्वास दिलाने का तरीका है कि ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है और इसके बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो एकदम गलत है। इसमें एक बात और हमारे समझने की है कि ये कोई पहली वैक्सीन नहीं है जो हम मास स्केल पे, मतलब कि पूरी की पूरी आबादी को लगाने वाली ये पहली वैक्सीन नहीं है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से ज़्यादातर मतलब 90% लोग मेरे जनरेशन के, और उन्होंने एक वैक्सीन जो कि BCG वो ली हुई है। सभी बच्चों को लगती है, अभी भी जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन लगती है। हमारे देश ने एक साथ एकजुट होकर पोलियो को हरा दिया था। उसका एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमारे पास पोलियो की वैक्सीन थी जिसको हमने मास स्केल पे पूरी देश की आबादी को लगाया गया। तो बच्चों को कई बार ये वैक्सीन लगाई गई और आपको वो प्रचार याद होंगे, और उसके बाद हमने ये जीत हासिल की। इसी तरह मीजल्स है। तो ऐसे बहुत सारी वैक्सीन है। तो ये सोचना कि लार्ज स्केल पे वैक्सीन लगाने से कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, ये बिल्कुल गलत और निराधार है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साइड इफेक्ट्स के बारे में। इन सभी वैक्सीनों के ज्यादातर साइड इफेक्ट में से है कि कभी कभी आपको बुखार आ सकता है। ये बुखार का मतलब है कि वैक्सीन काम कर रही है। वैक्सीन आपकी बॉडी को ट्रेन कर रही है और आपकी जो बॉडी है वो इस वैक्सीन को वायरस समझ के लड़ रही है, इसीलिए हल्का बुखार आ सकता है, जिसके लिए डॉक्टर्स जनरली पैरासीटामोल रिकमेंड करते हैं। बीमारी के जैसे इन छोटे मोटे साइड इफेक्ट के अलावा जो बाकी साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है वो भ्रम फैलाने वाले ही हैं। इनमें से जैसे कि इनफर्टिलिटी, हृदय रोग या किसी और तरह की बीमारी से इसको जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। अब तक के साइंटिफिक पेपर्स में ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है कि इन वैक्सीन्स का ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। अब ये सवाल आता है कि क्या वैक्सीन सभी को लेना ज़रूरी है? जैसे कि कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत स्वस्थ हैं, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जो लोग इम्यून बूस्टर लेते हैं, तो क्या उन्हें वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? तो जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि जब ये वायरस जाता है तो कुछ लोगों में ये वायरस का लोड बहुत कम होता है और वो बिना किसी सिम्टम के ही ठीक हो जाते हैं, जिसको आपने कई बार इस वर्ड का इस्तेमाल सुना होगा, एसिम्प्टोमेटिक। जिनमें कोई सिम्टम नहीं है उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए। ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन समस्या ये है कि एक तो हमें ये नहीं पता कि कौन सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक रहने वाले हैं और किन में ये सिम्टम माइल्ड रहने वाला है या फिर ये सिम्टम बहुत सीवियर हो जाएगा। तो जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो बहुत हद तक इस बीमारी को फैला सकते हैं। अगर हम सभी को वैक्सीनेट कर देंगे, अगर सभी लोग ये इस वैक्सीन को लगा लेंगे, तो वो सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वो उन सबकी सुरक्षा कर रहे हैं जो लोग उनसे मिलते हैं। आपसे कौन लोग मिलते हैं? ज़्यादातर आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने ऑफिस के कलीग, अपने स्कूल कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहते हैं। इस बीमारी में ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं बल्कि ये पूरे समाज की लड़ाई है, ये पूरी कम्युनिटी की लड़ाई है। इसमें ज़रूरत है कि हम सब एक साथ आकर इस बीमारी से लड़ें और जीतें। अब ये हम समझते हैं कि जो लोग बहुत स्वस्थ हैं या इम्यून बूस्टेड हैं, क्या उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत है? जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है और वो अगर कोई भी गेम खेलेंगे तो मुझसे तो बेहतर ही खेलेंगे। लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी का मुकाबला टेनिस में रॉजर फेडरर के साथ है तो शायद वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यही बात है वैक्सीन और नॉर्मल इम्यून बूस्टर्स। नॉर्मल इम्यून बूस्टर आपको एक खिलाड़ी समूह की तरह बना देंगे जो जिनकी इम्यूनिटी शायद जो आम आदमी है, जो जिसकी इम्यूनिटी कम है या फिर शारीरिक क्षमता कम है, उनसे बेहतर हो सकता है। पर जो स्किल होता है,
वो स्किल वैक्सीन ही देती है। तो इसका मतलब है कि अगर एक इम्यून बूस्टर आदमी भी वैक्सीनेटेड है तो जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिक है। इसका मतलब है कि जो खेल है उसी का स्किल सिखाया जा रहा है वैक्सीन के थ्रू। और इस वजह से महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेट खेलना किसी आम इम्यूनिटी बूस्टर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। उसी तरह जो प्रोटेक्शन वैक्सीन से मिलेगा वो एक नॉर्मल इम्यून बूस्टर किसी भी प्रकार का हो तो उससे ये संभव नहीं है। इसी तरह का सवाल है कि क्या कोविड के इन्फेक्शन के बाद हमें वैक्सीन लेने की जरूरत है? तो मेरा जवाब फिर वही होगा, जी हाँ। इसका कारण यह है कि आप कोविड से ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर एक माइल्ड इन्फेक्शन होगा तो आपका चांसेस है कि आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगी, स्पेसिफिकली बूस्टेड रहेगी वैक्सीन से, तो चांसेस हैं कि आप इस डिजीज का स्प्रेड भी बहुत हद तक कम कर देंगे। और इसका मतलब ये है कि जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह से संगठित रूप में होगा, जो कि इस महामारी में सबसे बड़ी जरूरत है। तो अब इनमें से सबसे अच्छी वैक्सीन कौन सी है? तो जैसे कि आपको शुरू में ही मैंने बताया कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है, तो आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि ये ज्यादातर वैक्सीन एक ही जैसी है, हालांकि इनकी एफिकेसी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। इसमें कुछ की 80% है, कुछ की 90 है, कुछ की 70 है, कुछ की 96 तक है। वैक्सीन की एफिकेसी का मतलब है कि 96% केसेस में आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, 80% केसेस में आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, या 70% केसेस में आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। और उसी तरह से सबसे बुरा जो सिनेरियो है उसको हम पकड़ते हैं कि 70% केसेस में आप एसिम्प्टोमेटिक केस रहेंगे और 30% केसेस में आपको माइल्ड डिजीज होगा। माइल्ड डिजीज का मतलब है कि सर्दी, खांसी एक हल्के तरीके की हो सकती है, गंध ना आना हो सकता है, स्वाद ना आना हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ये बीमारी खराब नहीं होगी। ये इन सभी वैक्सीन के बारे में 100%, लगभग 100%, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट इन 100% केसेस देयर इज अ प्रोटेक्शन। इसका सबसे अच्छा जो हमारे पास प्रमाण है वो है कि पूरे के पूरे देश जो है वो कोरोना मुक्त हो गए हैं और पूरी तरह ओपन हो गए हैं। ऐसे एक देश है इजराइल, एक देश है अमेरिका, जहाँ पे वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। वहाँ पे संस्थाएं लगातार डेटा कलेक्ट कर रही हैं वैक्सीनेशन के टाइम से, और पिछले 6 महीने में इसे रिकॉर्ड किया गया है कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पे डिजीज़ बहुत कम हुआ है और डिजीज सीवियरिटी नहीं हुई है, लोगों की मौत नहीं हुई है। और अगर एक तरह से देखा जाए, अगर ये डिजीज सीवियर नहीं है, अगर किसी की मौत नहीं होती है या किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये बीमारी तो एक नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह ही है, तो इससे हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन करते जाएंगे उसी तरह से हम इस बीमारी की चपेट से बिल्कुल निकल जाएंगे, और फिर अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो बहुत हल्के स्तर पे ही होकर रह जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि जो भी वैक्सीन आपको सबसे पहले मिले आप जाइए और उसे लीजिए और अपने आप को सुरक्षित करिए, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करिए, अपने पूरे समाज को सुरक्षित करिए। एक बात ये भी आ रही है कि हमारे पास वैक्सीन बहुत कम है, लेकिन अभी की जानकारी के हिसाब से भारत सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है और बहुत जल्दी ही हमारे पास वैक्सीन के सफिशिएंट डोजेस होंगे। हमारे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार दिसंबर तक हमारे पास 200 करोड़ डोजेस होंगे। इसका मतलब है कि हम अपनी पूरी ही आबादी को वैक्सीनेट कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत कठिन लगता है पर ये पॉसिबल है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को कोवैक्सीन के लाइसेंस दिए। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है जिसे NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग के साथ बनाया गया है। मतलब कि आपके टैक्स के पैसे से ही बनाया गया है इस वैक्सीन को, और ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। कोवैक्सीन के लाइसेंस 12 कंपनियों को देने की वजह से इनका प्रोडक्शन बहुत हद तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार बहुत सारी
दूसरी वैक्सीन लाइक जैसे कि फाइजर है, मॉडर्ना है, उसको भी इंडिया में लाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से सरकार ने अभी ज़मीन और आसमान एक किया हुआ है, इसमें मुझे बिल्कुल भरोसा है कि दिसंबर तक हमारे पास काफ़ी वैक्सीन होगी। तो जब तक हमें वैक्सीन नहीं मिल जाती है तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमें मास्क लगाना है, औरों को भी मास्क लगाने की सलाह देनी है और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, क्या मास्क लगाने से बीमारी नहीं होगी, या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी, इसमें हो सकती है, और इस तरह की बातें अक्सर सुनने में आती हैं। तो इसको इस तरह से समझिए कि आप ट्रैफिक में अपनी कार में जा रहे हैं, अगर आपने मास्क लगाया है तो आपने सीट बेल्ट बांधा हुआ है, आपके कार में एयरबैग्स हैं सेफ्टी के लिए। और इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि अगर आप दूसरी गाड़ियों से एक दूरी बना के चल रहे हैं और बाकी गाड़ियां भी ऐसा कर रही हैं, तो चांसेस इन्फेक्शन के बहुत कम हैं। तो अगर हम ये जो गाइडलाइंस है सरकार द्वारा जारी की हुई, इनको हम बहुत अच्छे से माने, डबल मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, तो हम बहुत हद तक इस बीमारी को रोक सकते हैं और तीसरी वेव को रोक सकते हैं। तीसरी वेव को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये बीमारी तो पिछले मार्च से ही है, तो इसे हम वेव क्यों कह रहे हैं? वेव तब हम कह रहे हैं जब इसमें नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारी बीमार लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, हॉस्पिटल ओवरबर्डन हो जाते हैं और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही में जो मौतें होती हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी वेव की जब हम बात करते हैं तो उस वेव को मतलब एक इस तरह से समझिए कि पिछले साल जून जुलाई के महीने से लेके अभी तक का जो समय था, इसमें भी कोरोना वायरस तो था ही, लेकिन वो बहुत कंट्रोल वे में था। उसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ हद तक लॉकडाउन और जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे उस वजह से हमने इसको काफ़ी हद तक रोक लिया था। इस वायरस की लगातार वृद्धि, लगातार रेप्लिकेशन होते रहने की वजह से एक आबादी में ये रहता है, और इस आबादी में रह के वायरस दोनों ही तरह का हो सकता है, या तो ये और कमज़ोर हो सकता है या फिर ये और ख़तरनाक हो सकता है। तो चीज़ें हमारे पक्ष में भी जा सकती हैं और विपक्ष में भी जा सकती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि इस वायरस को कंटेन कर लिया जाए वैक्सीनेशन के थ्रू, फिजिकल डिस्टेंसिंग के थ्रू और मास्क लगा के। मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग से बहुत हद तक हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, और उसके बाद वैक्सीनेशन से हम इसे काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी के सिनेरियो को देखते हुए हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मेरा अंदाज़ा ये है कि तीसरी इतनी बड़ी वेव नहीं आएगी अगर हम बहुत ही एहतियात बरतें, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, हम मास्क हमेशा लगाएं, डबल मास्क ऐसी जगह पे लगाएं जो कि क्लोज्ड कन्फाइंड जगह है, जहाँ पे खुला वातावरण नहीं है, वहाँ पे डबल मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन करें। तो ये बहुत बहुत हद तक संभव है कि हम कोई तीसरी वेव की तरह ना हो, कुछ केसेस बढ़ सकते हैं वो और वापस कम हो जाएं और ज़्यादा मृत्यु ना हो। यही हमारी मनोकामना है और यही हमारी प्रार्थना है। कुछ लोगों का मानना ये है कि नॉर्मली वैक्सीन बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, 5 से 10 साल का समय लगता है। इस वैक्सीन को 1 साल में, इन सभी वैक्सीन को 1 साल में बना लिया गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वैक्सीन उतनी असरदार ना हो? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल असरदार है और बिल्कुल सेफ भी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे टेस्ट हुई है। इसका टेस्ट होने का कारण भी यही है कि इस वक्त एक पेंडेमिक चल रहा है, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मिल जाते हैं जिनसे ये प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां इस तरह की कोरोना वायरस की वैक्सीन पहले से बना रही थी, और इसके बहुत सारे रिश्तेदारों के लिए ऐसी वैक्सीन बनाने की तैयारी पहले से चल रही थी। तो जब ये कोविड-19 का वायरस आया तो बहुत सारी जानकारी हमारे पास थी जो हमने पिछले 20 सालों में एकत्रित करके रखी।
इसी जानकारी के बेसिस पे कंपनियां बहुत जल्दी इस वैक्सीन को बना पाई और जैसा मैंने कहा कि पैंडेमिक होने की वजह से इसका क्लिनिकल ट्रायल बहुत जल्दी बहुत रफ्तार के साथ हुआ। इसमें सरकारी संस्थानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन लोगों ने इस प्रोसेस को बहुत जल्दी से करने का प्रयास किया और सफलता पाई। दोस्तों, जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के साथ हमारे लिए पूरी दुनिया भर में इतना अच्छा काम करके दिखाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि टेररिस्टों से लड़ने में सबसे ज़्यादा नुकसान डिफेंस फोर्सेस का होता है। वो लगातार एक थ्रेट में रहते हैं और लगातार उन्हें जानकारी बहुत अच्छी होती है, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन पूरे देश को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा बार जो शहादत देता है वो हमारा डिफेंस फोर्सेस देता है। इस पेंडेमिक में हमारे मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, क्लीनर्स, सफाई कर्मी सभी ने उसी तरह का काम किया है और इसके लिए ये पूरी दुनिया, ये हमारा देश उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। धन्यवाद।